डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज मिले हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एलसीआर सर्किट के बारे में डिस्कशन हुआ था और एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस कैसे फाइंड करते हैं वो आपने देखा कि एलसीआर सर्किट में जो जेड होगा वो इंपीडेंस होगा और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर को हमने सीरीज में ज्वाइन किया था। अब उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, जिसका काफी इंपॉर्टेंट है। देखो रेजोनेंस वर्ड का क्या मतलब है, सबसे पहले बता दे रेजोनेंस वर्ड का मतलब क्या। देखो रेजोनेंस का मतलब होता है पीक। रेजोनेंस का मतलब पीक यानी कि मैक्सिमम। रेजोनेंस मींस मैक्सिमम, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में अगर सर्किट मैक्सिमम करंट का अलाउ करता है, दैट मींस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस रिलेटेड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है। ये सीरीज एलसीआर सर्किट से रिलेटेड बात है। एलसीआर सर्किट में जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, व्हेन सर्किट अलाउ मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट, आ रही बात समझ में। मतलब एलसीआर में जो करंट फ्लो करेगा वो सर्किट मैक्सिमम करंट का अलाउ करेगा फ्लो करने का, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलेंगे। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं सर क्या कंडीशन होगा, मैक्सिमम करंट कैसे फ्लो करेगा। तो उसके लिए कंडीशन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एट गिवन फ्रीक्वेंसी। लैंग्वेज से क्लियर नहीं हुआ, चलो देखते हैं। लिखना नहीं अभी, स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं फिर हम बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस takes place in a series LCR circuit, for which LCR circuit when it allow maximum current, to flow through it for a given frequency, किसी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, अलाउ करेगा। आ रही बात समझ में। मैक्सिमम करंट का अलाउ होगा किसी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। फॉर विच कैपेसिटिव रिएक्टेंस becomes equal to इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इक्वल है किसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो ये बात सर हमें क्लियर करनी है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस का इक्वल होगा तो मैक्सिमम करंट सर्किट से कैसे फ्लो करेगा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लैंग्वेज से आपको एक बात क्लियर है कि रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ। रेजोनेंस का मतलब हुआ मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट से, सर्किट अलाउ मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट। आ रही बात समझ में। इलेक्ट्रिक सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट मींस एलसीआर सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखते हैं एलसीआर सर्किट में करंट कितना फ्लो करता। देखो अब ऐसा बोलूं कि इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, अगर मैं बोलूं कि इंपीडेंस ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट, फिर इस लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। क्या इंपीडेंस होगा, तो जेड इजिकल टू देखो क्या होगा, हम लोग पढ़े ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये इंपीडेंस हो गया। क्लियर है। अब अगर करंट का बात करें तो क्या होगा, देखो आई इजिकल टू वी बाई जेड, यानी वी आर एम एस भी लिख सकते हैं हम, आई आर एम एस भी लिख सकते हैं। अगर आर एम एस करंट की बात हो तो वी बाई जेड की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तुम दे दो आर एम एस, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई आर एम एस इजिकल टू वी आर एम एस बाई जेड। हमें मालूम है अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो करेगा आर एम एस करंट बोलेंगे। अब करंट मैक्सिमम कब फ्लो करेगा, तो मालूम है सर जब रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझना, मेरी बात को ध्यान देना। इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम कब होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होगा जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस तो ये है इंपीडेंस, यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा। तो ये इंपीडेंस इज द रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस क्या है, तो ये रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। जब ये रेजिस्टेंस मिनिमम होगा
तो करंट मैक्सिमम होगा। आ रही बात समझ में? अब देखो ये मिनिमम कब होगा, यानी कि हम बोलेंगे कि IRMS विल बी मैक्सिमम, IRMS विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा? इफ, तो फॉर क्या किसके लिए होगा? देखो कैपेसिटिव, ये लाइन देखना, ये बोल सकते हैं IRMS विल बी मैक्सिमम फॉर अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट से आया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बट यहां पर बोलते हैं फॉर विच XL इज इक्वल टू XC। लाइन को ध्यान देना, XL इज इक्वल टू XC। अब बताओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोई भी पहले लिखो, कैपेसिटिव इंडक्टिव या इंडक्टिव कैपेसिटिव, ये दोनों इक्वल होगा। क्या होगा इन दोनों के इक्वल होने से? अब एक बात बताओ, अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव का इक्वल हो गया, अब सपोज करो ये XL XC दोनों इक्वल हो गया, अब ये XL और XC इक्वल होगा, ठीक है ना, तो ये वैल्यू तो जीरो हुआ, क्या बचा? R स्क्वायर, और R स्क्वायर का बाहर क्या निकल गया? R, तो दो रेजिस्टेंस तो गया, एक ही रेजिस्टेंस बचा, तो I इज इक्वल टू क्या मिला? V बाई R, मतलब डेफिनेटली करंट मैक्सिमम होगा। यानी लगाएं 3 XL XC R, बट करंट किससे फ्लो हो रहा? ओनली R। मतलब करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, रजिस्टर का रेजिस्टेंस ही होगा। XL करंट के फ्लो का अपोज नहीं करेगा, XC करंट के फ्लो का अपोज नहीं करेगा, तो XL इज इक्वल टू XC होगा LCR सर्किट में। तो LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का मतलब यही है कि LCR सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो करना। जब LCR सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलेंगे। क्लियर है ना? अब देखो XL इज इक्वल टू XC, समझ में आ गया बात? IRMS मैक्सिमम कब होगा? व्हेन XL इज इक्वल टू XC। ये दोनों जीरो हो जाएगा तो I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, देखो XL इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा L, मैं यहाँ ओमेगा नोट बोल देता हूं, और XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नोट C। आ रही बात समझ में? ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा, ये नोट क्यों दे रहे हैं? ओमेगा नोट स्क्वायर LC इज इक्वल टू 1। ये नॉट मैक्सिमम वर्ड को डिनोट करने के लिए देते हैं, मैक्सिमम, पीक मैक्सिमम। रेजोनेंस में जो फ्रीक्वेंसी होगा मैक्सिमम होगा, और जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे उसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो तो ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC, तो ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर LC। आ रही बात समझ में? ठीक है, वेयर ओमेगा नॉट को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थोड़ा इधर आ जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, या तो न्यू नोट करो या एफ नोट करो, उससे मतलब नहीं है। 1 बाई रूट अंडर LC, तो न्यू नॉट एफ नॉट लेके चले हो तो एफ नॉट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी के लिए 1 बाई 2 पाई रूट अंडर LC, वेयर इस एफ नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ नॉट को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में और भी कुछ लाइन अपने मन से ऐड कर सकते हो, बोल सकते हो यहां पर कि सर सर्किट में, सीरीज LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा जब क्या होगा? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होगा। और बोल सकते हो कि एट अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। राइट डाउन इट, आई विल क्लियर इट आउट। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जस्ट उसके बाद एक कर्व से आपको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट कर्व के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो हमने देखो क्या बता रहे हैं कि द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, वो उस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है,
और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है देखो समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो अगर हम करंट और एंगुलर वेलोसिटी का ये ग्राफ अगर हम ओमेगा और आई का करें तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जो रेजोनेंट दिखा रहे हैं, मान लो अलग अलग अगर हम रेजिस्टेंस लेते हैं वैल्यूज की, अगर अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंस लेते हैं, देखो इस तरीके से सपोज करो ये मैक्सिमम होगा और ये मेरा ओमेगा नॉट होगा, ये मेरा ओमेगा नॉट होगा, यानी कि ये मेरा ओमेगा नॉट होगा और जो ओमेगा नॉट है वो मेरा क्या है, तो ओमेगा नॉट हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और उस समय करंट मैक्सिमम है, आई नॉट है, आई नॉट करंट होगा, आई का आई नॉट होगा, ओमेगा नॉट होगा। अब मान लो मैं इस रेजिस्टेंस को बोल दूं R3, इस रेजिस्टेंस को R2, इस रेजिस्टेंस को R1, तो मतलब क्या, किस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है बताओ। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा तो करंट कम होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी R1, R2, R3 ये रेजिस्टेंस है और ओमेगा नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या है, यानी आई नॉट है डिट में। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर R1 लेस देन R2 और लेस देन R3 है। आ रही बात समझ में। तो मैंने क्या लिखा है एक लाइन देखो, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो शार्पनेस इंक्रीज करेगा, शार्पनेस इंक्रीज करेगा मतलब जो कर्व है उसका शार्पनेस ज्यादा होगा। कब, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट मींस R1 का वैल्यू कम है, उससे ज्यादा R2 है, उससे ज्यादा R3 है, ठीक है ना। तो जिसमें R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू कम है तो उसमें ओमेगा नॉट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम करंट आई नॉट इन LCR सर्किट एंड दिस इज द कर्व ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कर्व है ये, ठीक है। अब एक बात समझ में आता है कि सर ये LCR सर्किट का जो रेजोनेंस कर्व है इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूज क्या हो सकता है। तो देखो मैं बात करता हूं, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर LCR सर्किट में ये करंट को प्रोवाइड करता है। आ रही बात समझ में। पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, किसी गिवन फ्रीक्वेंसी पर ये करंट को प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। आ रही बात समझ में। मतलब रेजोनेंस सर्किट को हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो जो रेडियो का ट्यूनिंग होता है, टेलीविजन का या एंटीना में लगा होता है, ये होता क्या है कि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी एयर में होंगे, तो जब ब्रॉडकास्ट में उस फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम होगा, किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम होगा, मतलब जिस चैनल में मैं रेडियो स्टेशन लगाऊं उसी का साउंड मुझे आने चाहिए, कोई अनदर नहीं आना चाहिए। तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा, फ्रीक्वेंसी का जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो LCR सर्किट से होगा। LCR सर्किट को हम वहां लगाएंगे, उसमें कैपेसिटर होगा। आ रही बात समझ में। इस तरह से उसका यूज होगा, क्लियर है। तो एक फ्रीक्वेंसी फिल्टर के फॉर्म में हम LCR सर्किट का यूज करते हैं और LCR सर्किट का यूज एक फ्रीक्वेंसी फिल्टर के फॉर्म में करते हैं। मैंने बोला अभी इसको क्या बोलते हैं, LCR सर्किट को हम एक्सेप्टर बोल सकते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। ये एक्सेप्टर सर्किट है बिकॉज ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक मैक्सिमम करंट को प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसे में रेजोनेंस कर्व और रेजोनेंस कर्व के साथ हम लोग एक्सेप्टर सर्किट और इसका क्या यूज है इसके बारे में भी हम लोग समझ रहे हैं। तो बच्चों आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम रेजोनेंट का केस समझ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में मान लो XL हो, XC हो, R हो और उस केस में काफी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग उसमें ना एट रेजोनेंस वर्ड लगा देने से वो प्रॉब्लम कैसे सिंपल हो जाएगा। देखो तो क्या होता है ना, बहुत बार क्वेश्चन में एट रेजोनेंस लगा हुआ होता, जिनको रेजोनेंस के बारे में पता नहीं हो उनसे मिस्टेक होता। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, 100 mH इंडक्टर, मैं 1 by 1 करता हूं। 100 mH मिली हेनरी इंडक्टर है, L की वैल्यू है 100 mH, मतलब 100 मिली हेनरी, 100 इंटू 10⁻³ हेनरी। फिर वो 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड एंड 10 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है। कनेक्टेड टू 100 वोल्ट AC सोर्स, मतलब 100 वोल्ट वो VRMS बोल सकते हैं, वो हमारा 100 वोल्ट है। ओके, कैलकुलेट नंबर 1 में इंपीडेंस ऑफ सर्किट। अब एट रेजोनेंस लगा हुआ इंपीडेंस ऑफ सर्किट के साथ ध्यान देना, थोड़ा रुक के यहाँ पर आराम से समझ के।
इंपीडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का मतलब क्या होगा, इंपीडेंस निकालना। अगर ये रेजोनेंस नहीं दिया हुआ होता, अगर रेजोनेंस नहीं दिया होता तो क्या करते तुम ऐसे करते, Z इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और समान भी सारा XL का भी वैल्यू L दिया हुआ, मतलब XL निकालो ओमेगा L 2/FL, XC का वैल्यू दिया हुआ, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गया। अब ऐसे अगर हम बोले ना रेजोनेंट में क्या होता रेजोनेंट में, रेजोनेंट में XL XC का इक्वल होता मींस 0R², मतलब नंबर एक तो बन गया। जो इंपीडेंस की बात कर रहे थे, इंपीडेंस एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में इंपीडेंस Z जो है वो R का इक्वल होता है, मतलब इंपीडेंस रेजोनेंस कंडीशन में जो होगा वो किसका इक्वल होगा, तो रेजिस्टेंस का इक्वल होगा, सिंपल रेजिस्टेंस का इक्वल होगा। दैट मींस यहाँ Z कितना हो गया, तो 10 ओम निकल गया सिंपली। बी नंबर देखो, करंट एट रेजोनेंस मतलब IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z। अब सोचो Z उतना सॉल्व नहीं करना, Z हमारा R है, VRMS कितना 100/10, मतलब मेरा 10 एम्पियर का निकल गया। क्या बात है, रेजोनेंस का कितना बड़ा रोल है। तो मैं इसके पहले वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल कम बता रहा था, उसका रीजन यही था कि जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल का लेक्चर जाएगा जिसमें ओनली न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। अब देखो इसमें थर्ड नंबर में क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या तो F0 लिखते हो या ν0 लिखते हो, 1/2 पाई रूट अंडर LC रख दो, 1/2 पाई का वैल्यू रख सकते हो 3.14 रूट अंडर L हमारा कितना है 10 का पावर -3 में 1 चला गया तो 10 टू पावर -1, 10 का पावर -1, और C का वैल्यू है 20 इंटू 10 का पावर मैंने 2 इंटू 10 का पावर -5। सॉल्व कर लेना, जितना आएगा उतना हर्ट्ज। ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब L और C का वैल्यू हमने रख दिया। आ रही बात समझ में। तो वंस अगेन आई रिपीटेड, ध्यान देना आज के क्लास का जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। और रेजोनेंस का क्या मतलब हुआ, रेजोनेंस का मतलब हुआ LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट का फ्लो करना। करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इंपीडेंस मिनिमम होगा, मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, व्हेन XL इक्वल टू XC होगा। XL XC कब इक्वल होगा, एट ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इक्वल होगा, और उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आ रही बात समझ में, क्या बोलेंगे उसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्लियर है। क्या यूज होता है इसका, एक्सेप्टर सर्किट है, रेडियो टेलीविजन का ट्यूनिंग में, फ्रीक्वेंसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में LCR सर्किट का यूज होता है। ओके। और न्यूमेरिकल में हम लोग क्या देखे कि जब भी रेजोनेंट का केस हो तो पूरा XL XC फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो Z किसका इक्वल होगा, R का इक्वल होगा। ओके।